गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आज की अपनी ये क्लास, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं भारत में कृषि, एग्रीकल्चर इन इंडिया। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट अपना अपना हालचाल कमेंट में मेरे को बताते जाइएगा। सारे के सारे तंदुरुस्त होंगे, मजे में होंगे, तैयारी में जुटे हुए होंगे। सुमित कुमार, बिट्टू, ज्योति, मिथिलेश, बिक्के गुज्जर, रवि मिश्रा, कोमल, पारुल, दीपक, पवनगिरी, लोकेश, नीलम, कुशु, ईशु, विदुषु, जगदीश। ठीक है, बिल्कुल भाई, आपके कमेंटों की बिल्कुल बाढ़ सी आ चुकी है ना बच्चों। कल हमने बात किया था कि भारत के अंदर जो खेती बाड़ी की जाती है वो तीन प्रकार की जाती है। ठीक है, भारत के अंदर किसान अपनी जो फसल उगाते हैं ऋतु के आधार पे, अकॉर्डिंग टू सीजन, यदि मैं चर्चा करूं तो वो तीन प्रकार की फसलें हैं। एक है रबी क्रॉप, एक है खरीफ क्रॉप और एक है जायद क्रॉप। ठीक है, जायद क्रॉप जो होती है वो आपकी रबी और खरीफ के बीच के थोड़े से टाइम पीरियड के दौरान उगाए जाने वाली फसल होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत सारे कल्चर हैं एग्रीकल्चर के अंदर। उन सारे के सारे कल्चर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट हेडिंग डालिएगा। ऑल कल्चर इन एग्रीकल्चर। ठीक है, या हम बोल सकते हैं सभी कृषि विधियां। बच्चों, खेतीबाड़ी करने का जो ढंग होता है उसी को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो खेतीबाड़ी के अलावा कृषि और पशुपालन के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से कल्चर हैं, उन सारे के सारे कल्चर को एक साथ डिस्कस करेंगे। और बड़े इंपॉर्टेंट है ये कल्चर, एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कल्चर आप लोगों को याद रखना है बच्चों वो है एपी कल्चर। कल्चर का मतलब होता है तौर तरीका, ढंग। ठीक है ना, कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है तौर तरीका, ढंग, विधि। ठीक है ना, जिस तरीके से हम कोई चीज कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? कल्चर बोलेंगे। तो सबसे पहला जो है ना बच्चों, वो हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? एग्रीकल्चर। ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होगा? एग्रीकल्चर का मतलब होगा खेती बाड़ी करना। तो खेती बाड़ी करने को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे याद रखेंगे एपी कल्चर। इसको हम बोलते हैं एपी कल्चर। तो एपी कल्चर का मतलब क्या होगा? मधुमक्खी पालन करना। ठीक है, जो मेरे दोस्त शहद का व्यापार करते हैं, शहद का काम करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो खेतों के अंदर बड़े बड़े बक्से जो लकड़ी के बने होते हैं जिनके अंदर मधुमक्खी होती है, मेरे दोस्त उनको ले जाके खेतों में रख देते हैं। और ये मधुमक्खियां जो है उन बक्सों के अंदर, लकड़ी के खोखों के अंदर बच्चों क्या तैयार करती है? शहद तैयार करती है। तो इस तरीके से बी कीपिंग करना, मधुमक्खी पालन करना क्या कहलाएगा? आपका एपीकल्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एपीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरीकल्चर। आपसे कोई पूछ ले कि मेरीकल्चर क्या कहलाता है? तो मेरीकल्चर का मतलब होता है समुद्री जीवों का पालन करना। तो समुद्री जीवों का पालन, समुद्री जीवों में मेरे दोस्त आ जाता है आपका गेंगा, आ जाता है मूंगा, आ जाता है। ठीक है ना, जो हमने कोरल पढ़ा था, कोरल, मूंगा आ जाता है, गेंगा आ जाता है, ये सारे के सारे समुद्री जीव हैं। और समुद्री जीवों का पालन करना क्या कहलाता है? आपका मेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर, तो बेटा सिल्वीकल्चर आपका क्या होगा? सिल्वीकल्चर होगा वनों का संरक्षण करना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इसे हम बोल देंगे, वनों का संरक्षण।
यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगा के उनकी देखभाल करना, उनकी रखवाली करना, तो इसे हम बोल देंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, उसे हम बोलेंगे सिल्वीकल्चर। उसके बाद मेरे दोस्त याद रखेंगे पिस्सीकल्चर। इसको हम बोलेंगे पिस्सीकल्चर। तो आपसे पूछ ले कि क्या होता है पिस्सीकल्चर, तो बेटा आप लोगों को पिस्सीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए। और पिस्सीकल्चर होता है मत्स्य पालन करना। मत्स्य पालन करने को हम क्या बोलते हैं? पिस्सीकल्चर बोलते हैं। तो मत्स्य पालन को हम क्या बोलेंगे? पिस्सीकल्चर बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर सेरीकल्चर होता है बेटा रेशम के कीट पालना। जो कीट रेशम प्रदान करते हैं, फाइबर अपने को देते हैं, तो बच्चों रेशम कीट पालना आपका कहलाता है सेरीकल्चर। ठीक है। जो ये रेशम कीट होते हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है? कोकून के नाम से। कोकून। तो आपसे कोई पूछ ले कि रेशम के जो कीट होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो बेटा रेशम के जो कीट है जो हमें रेशा देते हैं उन्हें कोकून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोकून। तो आपसे पूछा जाएगा रेशम के कीट किस नाम से जाने जाते हैं? कोकून के नाम से। याद रखोगे यहां तक। सेरिकल्चर के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ओलेरीकल्चर। कौन सा कल्चर बेटा? ओलेरीकल्चर। और आपसे पूछ ले कि ओलेरी कल्चर, तो ओलेरी से याद रखेंगे ऑयल। और ऑयल में हम क्या बनाते हैं? सब्जियां। ठीक है। तो ओलेरी कल्चर का मतलब होगा प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का उत्पादन या सब्जियों की खेती। सब्जियों का उत्पादन बेटा क्या कहलाएगा? ओलेरी कल्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओलेरी कल्चर कहलाएगा। इसी का मतलब मत्स्य पालन, मछली पालन। ठीक है ना। मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन इसे हम बोलेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों को अपनी अपनी अटेंडेंस लगवानी है कि सर सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। जितने भी लाडले लाडले बच्चे क्लास में जुड़ते जा रहे हैं आप लोगों का वेलकम है। और कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं यदि उनमें से आ रही है आप लोगों को तो बताएगा। चलेगा। नेक्स्ट बेटा 8वें नंबर पे कल्चर हम पढ़ रहे हैं फ्लोरी कल्चर। ठीक है ना। तो 8वां जो कल्चर होगा वो कौन सा होगा? फ्लोरी। 8वां कल्चर होगा बेटा फ्लोरी कल्चर। फ्लोरी कल्चर का मतलब क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लोरी से पता चल रहा है फूल, फूलों की खेती करना, फूलों का उत्पादन करना, फूलों का बाग लगाना। मेरे दोस्त क्या कहलाएगा? आपका फ्लोरी कल्चर कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पोमो कल्चर। पोमोग्रेनेट क्या होता है बेटा? पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट आप लोगों ने खाया होगा, बिल्कुल खाया गुरुजी। अनार, अनार को बोलते हैं ना पोमोग्रेनेट। तो बेटा अनार कौन सी कैटेगरी में आएगा? फलों की कैटेगरी में। तो पोमो कल्चर का मतलब होगा प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन क्या कहलाएगा? पोमो कल्चर कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। तो बेटा हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है? एक बड़े क्षेत्र में चाहे हम सब्जियां उगाएं, फूल उगाएं या फल उगाएं या मसाले उगाएं, तो बच्चों उसे हम बोलते हैं बागवानी करना। एक सिस्टेमेटिक ढंग से मेरे दोस्त जब हम बड़ी जमीन के ऊपर इनको उगाते हैं तो उसे बागवानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बागवानी। बागवानी बच्चों करना मतलब हॉर्टिकल्चर में काउंट हो जाएगा। इसके अंदर आपके फूल भी शामिल होंगे, सब्जियों के भी बाग होंगे,
बेटा मसालों के भी बाग होंगे, ठीक है, फलों के भी बाग होंगे। तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाएगा ये, हॉर्टिकल्चर बेटा कहलाएगा, ठीक है ना। हॉर्टिकल्चर ये क्या है आपका, कहलाएगा। समझ में आई बात। हम बात करेंगे लाख कल्चर। लाख कल्चर क्या होता है, लाख कल्चर, LAC, लाख कल्चर। बेटा लाख जो है ना, ये एक प्रकार से रेशा है आपका। क्या है, रेशा है आपका लाख, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो लाख एक रेशा है, और इस रेशे को मेरे दोस्त जो कीट अपने को प्रदान करेंगे रेशा, उन्हें हम लाख के कीट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, लाख के कीट। तो याद रखना है, लाख कीट पालन करना, लाख कीट पालन करना। तो बेटा लाख कीट पालन करना आपका क्या कहलाएगा, लाख कल्चर कहलाएगा। समझ में आई बात। इसके बाद हम बात करेंगे वर्मी कल्चर, ठीक है ना, वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि किसानों का जो दोस्त होता है वो कौन होता है, किसानों का दोस्त होता है केंचुआ। किसानों का दोस्त होता है केंचुआ। और वर्मी कल्चर का मतलब क्या होगा बेटा, केंचुओं की खेती करना। केंचुओं की खेती का मतलब केंचुआ पालन करना है ना, क्योंकि केंचुओं के द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा। केंचुआ पालन करना, और इनके द्वारा बच्चों क्या तैयार की जाएगी, केंचुआ खाद, जिसको हम बोलेंगे वर्मी कंपोस्ट। क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्ट, उसे हम बोल देंगे। समझ में आई बात। इसके बाद हम बात करेंगे एक्वाकल्चर। अगला जो कल्चर याद रखना है, वो आपको याद रखना है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का मतलब क्या होगा, एक्वा का मतलब पानी होता है मेरे दोस्त, सिर्फ जल के अंदर खेती करना। जल के अंदर क्या करना, खेती करना, या हम बोल सकते हैं बिना मिट्टी खेती करना। क्या कहलाएगा आपका, एक्वाकल्चर कहलाएगा, ठीक है। तो जल में खेती करना, तो या तो आप खेती मिट्टी में कर सकते हो या जल में कर सकते हो। तो जल में खेती करना बच्चों, या हम ये भी बोल सकते हैं बिना मिट्टी खेती करना। क्या कहलाएगा आपका, एक्वाकल्चर कहलाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे मोरी कल्चर की। बेटा मोरी कल्चर कौन सा होगा आपका, मोरी कल्चर के अंदर आपने एक पेड़ सुना होगा, सहतूत। बच्चों हम हरियाणा के अंदर उस सहतूत के पेड़ से जो खाने के लगते हैं उनको हम तूतिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तूतिए। ठीक है, हरियाणा वाले तो सारे के सारे बच्चे जानते ही हैं, ठीक है ना, सारे के सारे बच्चे जानते ही हैं, ठीक है ना। हाँ, मलबेरी बोल देते हैं इंग्लिश में, क्या बोल देते हैं, मलबेरी, ठीक है ना। तो बेटा मलबेरी की जो खेती करते हैं ना, उसको हम मोरी कल्चर बोलते हैं। कौन सा कल्चर बोलेंगे, मोरी कल्चर। तो नेक्स्ट जो आपका कल्चर होगा वो कौन सा कल्चर होगा गुरुजी, मोरी कल्चर होगा। और सहतूत की खेती करना, सहतूत का मतलब होगा मलबेरी। इंग्लिश में बड़े खतरनाक नाम है बच्चों इनके, है ना। हाँ, स्ट्रॉबेरी आपने सुना होगा, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ये मलबेरी है। तो सहतूत की खेती करना आपका क्या कहलाएगा, मोरी कल्चर बेटा कहलाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई, फटाफट बताओ सारे के सारे, नोट कीजिएगा सारे के सारे। बिना मिट्टी के कौन सी खेती होती है बेटा, ठीक है, बिना मिट्टी की जो लोग खेती करते हैं ना, वो गरीब नहीं रहते, ठीक है ना। हाँ, चलेगा। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए प्लांट टिश्यू कल्चर।
प्लांट टिश्यू कल्चर, इनको हम बोलेंगे पौधा उत्तक विधि। टिश्यू का मतलब उत्तक होता है, ठीक है। क्या होता है, समझ में आई बात। हम बात बोलेंगे बच्चों मोनोकल्चर। क्या होता है मोनोकल्चर? मोनोकल्चर का मतलब होता है किसी भी जमीन के ऊपर बार बार एक ही फसल को उगाना। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हम मोनोकल्चर बोलेंगे, ठीक है। तो किसी भी जमीन के ऊपर बार बार लगातार एक ही फसल उगाना, ठीक है। बार बार जमीन पर एक ही फसल उगाना। बेटा क्या कहलाएगा आपका, मोनोकल्चर कहलाएगा, मोनोकल्चर कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप लोगों ने अंगूर की खेती की है क्या कभी? नहीं की होगी, नहीं की है तो बेटा उसको हम बोलते हैं विटीकल्चर। उसको हम क्या बोल देंगे, विटीकल्चर बोल देंगे। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का उत्पादन, अंगूरों की खेती। अंगूरों की खेती करना बेटा क्या कहलाएगा, सर अंगूरों की खेती करना कहलाएगा विटीकल्चर। इसके अलावा आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भाई एरोपोर्टिक क्या होता है, एरोपोर्टिक। एरोपोर्टिक बच्चों, एरोपोर्टिक का मतलब होता है हवा में पौधे उगाना। मतलब सथल भाग से ऊपर उठकर हवा में जब हम प्लांट लगाते हैं, सर जी हवा में तो पौधे हमने कभी देखे ही नहीं। हवा में पौधे लगाना मेरे दोस्त ये आपको मेट्रो सिटी में नजर आएंगे, ठीक है। जो लोग नेचर के बहुत करीब जाना चाहते हैं, जिनके पास पैसा ही पैसा आ जाता है, फिर वो सुकून ढूंढते हैं। और सुकून मिलेगा बच्चों कहाँ, जब आप पेड़ पौधों के बीच जाओगे। तो जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है ना, उनके पास मेरे दोस्त कच्ची जमीन तो होती नहीं, तो फिर वो लोग पेड़ पौधे लगाने के लिए क्या करते हैं, अपनी छत के ऊपर बच्चों गार्डन बना लेते हैं। जब वो अपनी छत के ऊपर गार्डन बना रहे हैं, बच्चों सजावटी पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो वो पेड़ पौधे जमीन से ऊपर उठ के लग रहे हैं हवा के अंदर, ठीक है। तो उनको हम बोल देंगे एरोपोर्टिक। क्या बोल देंगे, एरोपोर्टिक। समझ में आई मेरी बात? आपने देखा भी होगा अक्सर। जल में खेती करने को हम हाइड्रोपोनिक्स भी बोल देते हैं, एक्वाकल्चर भी बोल देते हैं, एक ही बात है। हाइड्रा का मतलब भी जल होता है, ठीक है ना। एक ही बात है भाई, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रा का मतलब भी जल होता है, एक्वा का मतलब भी, ठीक है। हाँ कुलदीप है तो कुलदीप को मैं काढ़ा भी बोल सकता हूँ, हमारे हरियाणा में कुलदीप को काढ़ा भी बोलते हैं, तो आदमी तो सेम ही रहेगा ना बेटा, आदमी थोड़ी चेंज हो जाएगा। ठीक है चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दो तीन और पढ़ते हैं। 20 नंबर पे अर्बोरी कल्चर। अर्बोरी कल्चर का मतलब होता है झाड़ फूस की क्या करना, खेती करना, ठीक है। या हम बोल सकते हैं झाड़ियों की खेती करना या झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों की खेती या बेटा अध्ययन। तो झाड़ियों की खेती या अध्ययन आपका क्या कहलाएगा, अर्बोरी कल्चर कहलाएगा। अर्बोरी कल्चर इसे हम बोल देंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे। बिल्कुल। रेगिस्तान का अध्ययन क्या कहलाता है गुरुजी, इरेमोलॉजी।
तो आपसे कोई पूछ ले कि इरेमोलॉजी क्या होता है, तो बेटा इरेमोलॉजी जो होगा वो होगा स्टडी ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का अध्ययन। तो रेगिस्तान का जो अध्ययन होगा उसको हम बोलेंगे इरेमोलॉजी। क्या बोल देंगे उसे? इरेमोलॉजी बोल देंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? बस इतनी सी याद रख लेना। पेडोलॉजी बच्चों मिट्टी का अध्ययन होगा। स्टडी ऑफ सॉयल क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी। और चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। तो पेडोलॉजी का मतलब है मिट्टी का अध्ययन। लॉजी जो रूट वर्ड है इसका मतलब स्टडी होता है। ठीक है, तो पेडोलॉजी का मतलब होगा स्टडी ऑफ सोयल यानी कि मिट्टी का अध्ययन। तो मिट्टी का अध्ययन करना, मिट्टी के बारे में जानना। तो इसके बाद हम भी जानेंगे कि अपने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो हम भी पेडोलॉजी करेंगे। क्या करेंगे? पेडोलॉजी करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि सियोलॉजी क्या कहलाता है? सियोलॉजी। ठीक है, सियोलॉजी बेटा क्या कहलाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टी, चाय का अध्ययन। जो तुम सुबह उठते ही मेरे दोस्त 2-3 गिलास चाय के अंदर ठोकते हो, तो उसके फायदे नुकसान, किस तरीके का टेम्परेचर उसको उगाने के लिए चाहिए। बच्चों जब आप चाय का अध्ययन करते हो तो कौन सी लॉजी करते हो आप? सियोलॉजी कहलाता है उसे। उसे हम क्या बोलेंगे? सियोलॉजी बेटा उसे बोल देंगे। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद एक और बता रहा हूं बस, एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी क्या होता है? आपसे कोई पूछ ले कि भाई एग्रोस्टोलॉजी क्या होता है, तो आपको बोलना है कि घास का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ ग्रास। स्टडी ऑफ ग्रास या घास का अध्ययन। तो बेटा घास का जो अध्ययन होगा उसको हम एक्स्ट्रोलॉजी बोल देंगे। ठीक है, तो बस इतने लॉजी यदि आप याद रख लोगे तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन आपका जो कल्चर से संबंधित होगा वो किसी भी सूरत में गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? फटाफट बताइएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अब हम बात करेंगे बच्चों खेतीबाड़ी के क्षेत्र में जो क्रांतियां हुई हैं, रिवॉल्यूशन है, तो वो सारे के सारे रिवॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। अमृत क्रांति क्या है? अमृत क्रांति का मतलब नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना का संबंध जो होगा वो अमृत क्रांति से होगा। बिल्कुल, आप लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी तो बेटा ज्योतिषी विद्या हो जाएगी, है ना। हाँ, एस्ट्रोलॉजी नहीं। पीसी कल्चर समझा दो। पीसी कल्चर समझाने के लिए बेटा तेरे को जोड़ में उतारना पड़ेगा, क्योंकि मछलियां जो मिलेंगी वो जोड़ में मिलेंगी। ठीक है, चलेगा। आगे बढ़े फिर, पढ़े क्रांति सारी की सारी। हेडिंग डालिएगा, रिवॉल्यूशन। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। बेटा इसे हम बोलेंगे कृषि क्रांतियां।
मैं आपसे जब पूछूं कि क्रांति क्या होती है तो बहुत सारे बच्चों ने सुना है 1857 की क्रांति, ठीक है। तो बेटा क्रांति का नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में तीर भाले तलवार गोला बारूद ये सारी की सारी चीजें घूमना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आपको समझना चाहिए कि खेती बाड़ी में तीर भाले तलवार गोला बारूद इनका कोई काम नहीं होता। तो खेती बाड़ी में जो क्रांति शब्द है इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो एफर्ट लगाए जाते हैं, जो प्रयास किए जाते हैं, उन्हीं प्रयासों को हम क्या बोलते हैं, यहाँ क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांति बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात? बेटा किसी भी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे और उन प्रयासों में मेरे बच्चों सबसे सटीक प्रयास होगा कि जो फसल हम बो रहे हैं उसके बीज की गुणवत्ता को अपने को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि बीज की गुणवत्ता बढ़ेगी तो बच्चों प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो बच्चों जब से अपने देश के अंदर अलग अलग फसलों में हाइब्रिड बीज तैयार होना स्टार्ट हुए हैं तो बच्चों हाइब्रिड बीज तैयार करने को ही हम क्या बोलते हैं? क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांति बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो बच्चों कृषि क्रांतियों में सबसे पहले जो क्रांति हुई वो कौन सी हुई? आप सभी को पता है कि आदमी को सबसे पहले जरूरत किसकी होगी बच्चों? खाने की होगी। और सबसे ज्यादा भारत में क्या खाया जाता है? तुम बोलोगे दिमाग खाया जाता है। तो बेटा दिमाग नहीं बल्कि फसलों में खाया जाता है सबसे ज्यादा चावल। तो सबसे ज्यादा भारत के लोग कौन सी फसल खाते हैं? चावल। और चावल के बाद दूसरे नंबर पे क्या खाया जाता है? गेहूं खाया जाता है। ठीक है। खाते तो दिमाग भी हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों दिमाग खाने के लिए भी शरीर में हम ठोकते हैं चावल सबसे ज्यादा। चावल के बाद दूसरे नंबर पे ठोकते हैं बच्चों गेहूं। क्या ठोकते हैं? गेहूं। तो सबसे पहले आदमी को खाने की जरूरत पड़ेगी और खाने की जरूरत पड़ेगी तो पहले अपने को खाने की जो फसलें हैं, जो हमारी फूड क्रॉप हैं, जो हमारी खाद्यान्न फसलें हैं, उसकी उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी को पता है ना कि बच्चों जनसंख्या बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है, जमीनों का साइज छोटा हो रहा है, खेतों का आकार छोटा हो रहा है। क्योंकि इस जनसंख्या को कहाँ अपने को बसाना है? जमीन के ऊपर बसाना है। पानी में तो बच्चों रह नहीं सकते हम, क्योंकि हम जल वाले जीव तो है नहीं, हम तो जमीन वाले जीव हैं। तो जब जनसंख्या खतरनाक तरीके से बढ़ रही है, खेतों का आकार छोटा हो रहा है और इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट यदि अपने को भरना है तो हमें मेरे दोस्त कम जमीन के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना पड़ेगा। वो उत्पादन कब ले पाएंगे? जब हम उन फसलों के बीज की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। ठीक है। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो क्रांति हुई थी ना वो कौन सी क्रांति हुई थी? हरित क्रांति हुई थी। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो शब्द दिया गया है ना हरित क्रांति शब्द, ये किसने दिया है? आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये हरित क्रांति शब्द किसने दिया है, तो बेटा ये हरित क्रांति शब्द दिया है एक वैज्ञानिक ने, जो कृषि वैज्ञानिक है। तो हरित क्रांति शब्द देने वाले का नाम है विलियम गॉड, डॉक्टर विलियम गॉड। कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर विलियम गॉड। बच्चों विलियम गॉड के मुंह से सबसे पहले ये सब निकला हरित क्रांति। ठीक है। हम बात करें तो हरित क्रांति का जो संबंध होगा बेटा वो किससे होगा? तो आप बोलेंगे खाद्यान्न फसलों से। खाद्यान्न का मतलब होता है खाए जाने वाली फसलें जिनको उगाया जाता है खाने के पर्पज से, यानी कि हम बोल सकते हैं फूड क्रॉप्स। ठीक है। और सबसे पहले मेरे दोस्त हम बात करें तो खाद्यान्न फसलों में किसको शामिल किया गया हरित क्रांति में? तो सबसे पहले हरित क्रांति हुई चावल और गेहूं के लिए। सबसे पहले गेहूं व चावल की उत्पादकता, उत्पादकता का मतलब है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों जो हरित क्रांति हुई थी वो गेहूं और चावल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हुई थी। ठीक है। यदि हम बात करें विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है जिन्होंने इस क्रांति को शुरू किया? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति के जनक या फादर एक ही बात है बेटा। ठीक है। तो आप बोलेंगे वो थे नॉर्मन एडवर्ड बोरलाग। नॉर्मन एडवर्ड
बोरलाग। बेटा आपसे ये पूछा जाता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे यूएसए के, नॉर्मन एडवर्ड बोरलाग। ये कहाँ के रहने वाले थे, यूएसए के। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई विश्व में सबसे पहले ये क्रांति कहाँ शुरू हुई थी, ये मैक्सिको में शुरू हुई थी, विश्व में सबसे पहले शुरू। तो बच्चों मैक्सिको किसका पार्ट है, यूएसए का ही तो पार्ट है। मैक्सिको के अंदर सबसे पहले ये क्रांति आपकी क्या हुई थी बेटा, शुरू हुई थी। ठीक है, हम बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है। बेटा भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, बच्चों वो हैं एम एस स्वामीनाथन। पूरा नाम है मोनाम्बकू सिंह स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है बेटा, हम बात करें तो अपने भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई वो 1960 के दशक में शुरुआत हुई थी। आपसे पूछ ले कि भारत के अंदर है ये कब स्टार्ट हुई, तो बेटा ये स्टार्ट हुई थी 1960 के दशक में। ठीक है, हम बात करें तो दो चरणों के अंदर, चरण का मतलब है स्टेज, दो चरणों में बेटा ये शुरू हुई थी भारत के अंदर। पहला जो इसका चरण था ना, वो बेटा 1966-67 से लेके 80-81 तक, 1966-67 से 1980-81। बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है। सर जी आप हरियाणा में कहाँ से हो, बेटा मैं हरियाणा में, क्या करोगे तुम पूछ के, हैं भाई, बताओ क्या करोगे तुम पूछ के। अच्छा मिलने आओगे मेरे से, मैं ही आ जाऊंगा बेटा मिलने। ठीक है ना, मैं ही आ जाऊंगा तुम लोगों से मिलने। तुम एक बार खाकी वर्दी पहन के आओ बस फटाफट, ठीक है। हाँ तो पेपर होते ही जो है ना, रिजल्ट आते ही खाकी वर्दी पहन के तुम पहुंच जाना RWA, मैं वहीं मिलूंगा आप लोगों को। ठीक है बेटा, इसका जो दूसरा चरण शुरू होता है वो 1980-81 के बाद शुरू होता है, 1980-81 में। सर जी ये दो चरणों में क्यों हुई, ये इसलिए हुई क्योंकि बच्चों इस क्रांति में सबसे पहले दो फसलों को शामिल किया गया, गेहूं और चावल को। ठीक है, तो गेहूं और चावल को जब शामिल किया गया ना, तो पहले चरण के अंदर गेहूं की उत्पादकता बढ़ी थी, गेहूं का प्रोडक्शन मेरे दोस्त बढ़ा, गेहूं की उत्पादकता क्या है बढ़ी, लेकिन चावल की उत्पादकता नहीं बढ़ी। बेटा चावल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि चावल ही तो सबसे ज्यादा खाया जाता है, तो चावल के उत्पादन में वृद्धि के लिए हम बोल सकते हैं बच्चों दूसरी हरित क्रांति हुई, या हरित क्रांति का दूसरा चरण शुरू किया गया था। क्योंकि जब पहला चरण शुरू हुआ दोनों फसलों को लेकर, गेहूं और चावल को, तो बच्चों गेहूं की उत्पादकता तो बढ़ी लेकिन चावल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस क्रांति का।
फिर बच्चों फिर जो कृषि वैज्ञानिक थे उनको चिंता हुई कि भाई सबसे ज्यादा जरूरत तो चावल की है, क्योंकि देश में चावल ही ज्यादा खाया जाता है। तो बेटा फिर चावल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए दूसरा चरण जो है वो शुरू किया जाता है। ठीक है, हम बात करें तो भारत के अंदर जो ये शुरुआत हुई थी, ये मेरे दोस्त पंजाब उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब के ऊपर पड़ा था। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ लेना कि भाई इस हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा था वो किसके ऊपर पड़ा था, तो बेटा आप बोलेंगे पंजाब के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है बच्चों, इस नॉर्मन एडवर्ड बोरलॉग के नाम पे एक पुरस्कार दिया जाता है। पेपर में पूछा जाएगा कि बोरलॉग जो पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप बोलेंगे खेतीबाड़ी के क्षेत्र में, खेतीबाड़ी के क्षेत्र में। ठीक है ना। समझ में आई बात। ठीक है, तो बेटा ये है आपकी हरित क्रांति। हरित क्रांति के बाद हम बात करेंगे श्वेत क्रांति की, व्हाइट रिवॉल्यूशन की। दूसरे नंबर पे आ जाओ फटाफट, कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिट्टी पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे कल के बाद। व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति। बच्चों श्वेत क्रांति का यदि आपसे कोई पूछ ले कि संबंध किससे है, तो आप बोलेंगे मिल्क प्रोडक्शन से है। मिल्क प्रोडक्शन, रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि दुग्ध उत्पादन। ठीक है बच्चों, हुआ क्या था 1970 1970 के अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो आप लोग बोलेंगे ऑपरेशन फ्लड, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है। ठीक है, तो बेटा दूध की बाढ़ लाने के लिए, दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 1970 में एक कार्यक्रम, एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन फ्लड शुरू किया था बेटा, वो शुरू किया था किसने, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ना, ये केरल के रहने वाले थे, केरल के रहने वाले थे। और बच्चों इनके नेतृत्व में जब ये ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम सफल हुआ, तो बच्चों इसी कार्यक्रम को नाम दे दिया गया व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसी को क्या नाम दे दिया गया, व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी कि श्वेत क्रांति इसको नाम दे दिया जाता है। और बेटा श्वेत क्रांति के जो जनक है ना, वो फिर कहलाते हैं कौन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं, ये को फाउंडर हैं अमूल कंपनी के। को फाउंडर ऑफ अमूल। अमूल जो है बच्चों आपकी सबसे बड़ी दूध की कंपनी है। अमूल दूध पीता है इंडिया, आपने सुना होगा। तो बेटा अमूल की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होती है। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है, इस नाम से बच्चों डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने एक कंपनी स्थापित की जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी अपने दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट बच्चों घर घर में पहुंचाने का काम करती है। हम बात करें तो ये आनंद जो है, अमूल का जो ए है आनंद, बच्चों ये जगह है गुजरात के अंदर। और गुजरात के अंदर जो जगह है आनंद, बच्चों सबसे पहले वहां पर पहला प्लांट स्थापित किए जाने के चलते इस कंपनी का नाम उस जगह के नाम पे ही रख दिया जाता है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो आपसे कोई पूछ ले कि अमूल का जो पहला प्लांट है ना, वो कहाँ स्टैब्लिश हुआ था, तो बेटा पहला प्लांट हुआ था आनंद गुजरात के अंदर। ठीक है ना, आनंद गुजरात के अंदर। तो पहला प्लांट जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था, आनंद के अंदर। ठीक है बेटा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो जन्म हुआ था वो 21 नवंबर को हुआ था। और 21 नवंबर के दिन को हम क्या मनाते हैं,
नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को बोलना है 21 नवंबर को। तो नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाएगा? 21 नवंबर को। लेकिन सर जी नेशनल ना पूछ के इंटरनेशनल पूछ ले तो बेटा 1 जून, 1 जून का जो दिन होगा ना वो इंटरनेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में। ठीक है बेटा, आपसे कोई पूछ ले कि जो दूध होता है ना, दूध, दूध तो तुम पीते होगे या चाउमीन बर्गर खाते हो तुम? बेटा दूध तो तुम्हें पीना चाहिए। ठीक है, यदि यूपी में बिहार, यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब में तुम पैदा हो रखे हो तो दूध के बिना तो काम चलेगा नहीं। ठीक है बेचा, दूध को यदि आप ध्यान से देखोगे तो एक तो आपको दूध का रंग नजर आएगा सफेद, यानी कि वाइट। बच्चों यदि तुम वाइट दूध पीते हो तो इस मतलब भैंस का दूध पीते हो, और भैंस के दूध का जो रंग होता है ना सफेद, बच्चों वो किसके कारण होता है? केसिन के कारण। कौन से एलिमेंट के कारण? केसिन एलिमेंट के कारण। तो उसके अंदर केसिन होता है। ठीक है, और बेटा यदि आप लोग दूध पीते हो पीले रंग का, येलो कलर आपको दिखाई देता है, तो मतलब गाय का दूध आप पीते हो, तो गाय के दूध का जो रंग पीला होता है ना वो होता है बेटा कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण। ठीक है, तो ये है हमारी कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। बेटा बताया तो है मैंने, HYV। तो जो सबसे पहले मेरे दोस्त बीज तैयार किया गया था गेहूं का, वो हाई यील्डिंग वैरायटी बीज तैयार किया गया था। तो बताया तो था मैंने, हाइब्रिड बीज तैयार करने को ही तो क्रांति बोलते हैं। ध्यान से नहीं सुनते हो तुम लोग, है भाई? हिमानी जा, मैंने आपको बताया तो था कि हाइब्रिड बीज तैयार करने को ही तो बोला जाता है बेटा। फटाफट नोट कीजिएगा और डन लिखिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ना मेरे दोस्त, नहीं भाई, लालचंद नहीं, बिल्कुल भी। राजस्थान वाले क्या पीते हैं? राजस्थान वाले भी दूध ही पीते होंगे भाई, और क्या पियेंगे राजस्थान वाले? ठीक है, या सबर की गूंठ पीते हैं? क्या पीते हैं? सबर की गूंठ पीते हैं बेटा। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद हम बात करते हैं कुछ और क्रांतियों की, जिसमें बेटा नेक्स्ट क्रांति आपको याद रखनी है, लाल क्रांति। इसको हम बोलेंगे रेड रिवॉल्यूशन, यानी कि लाल क्रांति। और आपसे पूछ ले कि भाई लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो बेटा आपको याद रखना है लाल क्रांति का संबंध है एक तो मांस से है, मांस उत्पादन।
ठीक है, मांस यानी कि मीट, और साथ के साथ टमाटर से। तो मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है आपकी लाल क्रांति। ठीक है बच्चों, इसके अलावा नेक्स्ट क्रांति याद रखेंगे आप, लाल के बाद नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मत्स्य पालन से। मत्स्य का मतलब मछली होता है बेटा, कहीं तुम कुछ और समझ जाओ। मछली तो समझते होगे तुम, मछली वगैरह खाते तो नहीं होगे, खानी नहीं है बेटा, ठीक है, खाने की चीज नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इनको भी नहीं छोड़ते हैं। मत्स्य पालन। उसके बाद हम बात करेंगे, मछलियों में भी वैरायटी होती है। एक मछली होती है झींगा मछली, तो बच्चों उसके लिए पिंक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। पिंक रिवॉल्यूशन यानी कि इसे हम बोल देंगे गुलाबी क्रांति। आपसे पूछ ले कि भाई गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो हम बता देंगे कि एक तो प्याज उत्पादन से है, और एक झींगा मछली पालन से। तो एक मछली है बेटा झींगा मछली, ज्यादातर लोग इसी को खाते हैं, झींगा मछली को ही। झींगा मछली पालन करना, और बेटा साथ की साथ याद रखिएगा प्याज उत्पादन, ऑनियन प्रोडक्शन, प्याज उत्पादन। ठीक है, प्याज उत्पादन। प्याज को क्या बोलते हैं यूपी में? प्याज को प्याज ही बोलते हैं। हमारे हरियाणा में बच्चों गंठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंठा बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, झींगा फिश एंड ओनियन प्रोडक्शन से रिलेटेड है बेटा। कौन सी आपकी? पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक के बाद आ जाओ आगे, ब्लैक रिवॉल्यूशन। कितनी हो चुकी हैं? 5 हो चुकी हैं। छठे पे आ जाओ, ब्लैक रिवॉल्यूशन। बेटा काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध किससे होगा? क्रूड ऑयल से, कच्चा तेल उत्पादन से, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, या हम बोल देंगे कच्चा तेल उत्पादन। कच्चा तेल उत्पादन। ठीक है, तो तेल को हम रिफाइनरी के अंदर ले जाके रिफाइन करते हैं, साफ करते हैं। तो बच्चों उससे पहले उसका रंग जो होता है ना, वो काला सा ही होता है, क्रूड ऑयल होता है वो कच्चा तेल, इसलिए उससे रिलेट करके हमने इसको बोल दिया काली क्रांति। इसको कृष्ण क्रांति भी बोल सकते हैं हिंदी में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का रंग भी कैसा था? सांवला सा ही था। ठीक है ना? चलेगा, आगे बढ़े फिर। ब्लैक रिवॉल्यूशन के बाद बेटा और कौन सा हमारा रंग रह जाता है? व्हाइट गोल्ड रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन नहीं बोल रहा, बल्कि मैं व्हाइट गोल्ड रिवॉल्यूशन बोल रहा हूं, यानी कि सफेद सोना क्रांति। तो बेटा सफेद सोना किसे बोलते हैं? सफेद सोना बोलते हैं फसलों के अंदर कपास को। तो बोल देंगे कॉटन प्रोडक्शन। यानी कि कपास उत्पादन। कॉटन प्रोडक्शन यानी कि बेटा कपास उत्पादन। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद नेक्स्ट आपको याद रख लेना है ग्रीन गोल्ड। बेटा ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? चाय को, टी को कहा जाता है, हरा सोना चाय। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो बच्चों ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन जो होगी, इसको हम बोलेंगे हरा सोना क्रांति, वो बेम्बू प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी।
हरा सोना चाय को बोलते हैं, लेकिन हरा सोना क्रांति का संबंध किससे होगा? बैम्बू प्रोडक्शन। यानी कि बेटा बांस। बांस तो देखा होगा तुम लोगों ने, या बांस भी नहीं देख रखा? बांस उत्पादन देख तो तुमने सब कुछ रखा है बेटा। इस छोटी सी उम्र में देख तो तुमने सब कुछ रखा है, ठीक है। तो ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन, हरा सोना क्रांति आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट आपको याद रख लेना है यहां पर ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति। तो बेटा मैं आपसे पूछूं कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो कौन बच्चा मेरे को आंसर देगा? भूरी क्रांति का संबंध गुरुजी इससे है। तो बेटा भूरी क्रांति का संबंध होगा आपका फर्टिलाइजर से, उर्वरक से। उर्वरक उत्पादन, फर्टिलाइजर, उर्वरक, यूरिया, डीएपी, और साथ ही साथ बच्चों लेदर से, चमड़ा उद्योग से। ठीक है। और फसलें अच्छी होंगी कब? जब सिंचाई अच्छे से होगी। और बेटा सिंचाई के लिए नदियों से नहरें निकाल के पानी को खेतों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो आपस में नदियों की कनेक्टिविटी करने के लिए अपने को नहरों का निर्माण करना पड़ता है, और उसे बोलते हैं नदी जोड़ो परियोजना। तो नदी जोड़ो परियोजना का संबंध बच्चों कौन सी क्रांति से हो जाएगा? अमृत क्रांति से हो जाएगा। कौन सी क्रांति से? अमृत क्रांति से हो जाएगा। सर जी मछली को क्यों नहीं खाना चाहिए? मछली को इसलिए नहीं खाना चाहिए बेटा कि खाने के लिए भगवान ने बहुत सारी और चीजें दे रखी हैं, ठीक है। हाँ, तो मछली तो वो लोग खाते हैं जिनके पास खाने के लिए फसलें नहीं है, अन्न नहीं है, ठीक है। और बाकी तुम मेरी कौन सी मानने वाले हो बेटा? जो तुम्हारा मन करेगा उसको तुम खाओगे ही खाओगे, ठीक है ना। तुम बख्शोगे ही नहीं उसको। जो तुम्हारा मन करेगा तो उसको तुम खाओगे ही खाओगे, मेरे कहने से थोड़ी रुकोगे। अच्छा बेटा एक क्रांति याद रख लेना, राउंड रिवॉल्यूशन, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। राउंड रिवॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं गोल क्रांति। और गोल क्या होते हैं बेटा? गोल होते हैं गुरुजी आलू। और पोटैटो प्रोडक्शन इसे हम बोल देंगे, ठीक है। पोटैटो प्रोडक्शन। और तुम भी बेटा खा खा के आलू आलू जैसे हो रखे हो, है ना, 80-80 किलो के हो रखे होगे तुम। तुम्हें पता चलेगा जब तुम दिल्ली पुलिस का फिजिकल दोगे, 6 मिनट के अंदर जब तुम 1600 मीटर दौड़ोगे ना बेटा, तब तुम्हें पता चलेगा कि पेट के सारे जो आलू है ना, वो आपके बहुत खतरनाक तरीके से परेशान करेंगे तुम्हें। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं, आलू खाना कर दो कम, दूध ज़्यादा पिया करो, सुबह शाम रेस लगाया करो। तब जाके मेरे दोस्त फिजिकली आप फिट रहोगे, तो मेंटली भी फिट रहोगे। और पुलिस के अंदर फिजिकल फिट भी होना चाहिए और मेंटली फिट भी होना चाहिए। पीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध तेल प्रदान करने वाली फसलों से होगा, तेल प्रदान करने वाली फसलों से होगा, ठीक है। देखिएगा सभी क्रांति के जनक नहीं है, जो भी 2-3 क्रांतियां हैं उनके जनक मैं आपको बता दूंगा। जैसे अभी हम पढ़ेंगे कौन सी क्रांति बेटा? जैसे नीली क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्णन है, ठीक है ना। नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन हम पढ़ेंगे। बेटा अब हम बात करेंगे सिल्वर रिवॉल्यूशन, एक क्रांति और हमने छोड़ दी, सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो गुरुजी ये सिल्वर रिवॉल्यूशन क्या है? बेटा रजत क्रांति, रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसका संबंध किससे होगा, तो आप बोलेंगे अंडा उत्पादन, एग प्रोडक्शन। अंडा, अंडा कौन देता है बेटा? मुर्गी। तो हम ये भी बोल सकते हैं ना मुर्गी पालन करना, बिल्कुल बोल सकते हैं। मुर्गी पालन करना बच्चों आपका कहलाएगा
बच्चों सिल्वर क्रांति का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो आंध्र प्रदेश के ऊपर पड़ा था, भारत में सबसे ज्यादा प्रभाव। तो ये भी याद रखना है, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो कौन से प्रदेश के ऊपर? आंध्र प्रदेश के ऊपर। और बेटा आंध्र प्रदेश की मुर्गियों ने इस क्रांति के बाद एक साथ बहुत अंडे देने शुरू कर दिए थे, ठीक है। और आंध्र प्रदेश को हमने बोलना शुरू कर दिया एग बास्केट ऑफ एशिया, एग बास्केट ऑफ इंडिया बोल देते हैं ना। हाँ, भारत की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है बेटा? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। बिल्कुल। यदि हम बात करें बेटा कि रजत क्रांति के जनक कौन है, फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन, तो अंडों के ऊपर बच्चों सबसे ज्यादा ध्यान दिया था इंदिरा गांधी ने। तो फादर इंदिरा गांधी। अब कई बच्चे सोचेंगे कि इंदिरा गांधी तो सर महिला थी, इसको मदर बोल दे क्या? बेटा यहाँ फादर मदर वो वाले नहीं है जो हम बोलते हैं। फादर का मतलब है जिसने प्रयास किए हैं, जिसने सबसे ज्यादा योगदान दिया है, ठीक है, जिसने शुरुआत की है, उसको हम यहाँ पर फादर बोलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही बेटा। तो सारे के सारे जो है ना वो अपने क्या हो जाती हैं, ये क्रांतियां कंप्लीट हो जाती हैं। और कल जो है वो हम 9-10 जो हमारी इंपॉर्टेंट फसलें हैं उनके उत्पादन के बारे में चर्चा कर लेंगे कि गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है, कपास का कहाँ होता है, गन्ने का कहाँ होता है। और जो 10-12 इंपॉर्टेंट फसलें हैं उनके जो मेरे दोस्त अनुसंधान केंद्र होंगे, रिसर्च सेंटर होंगे, वो हम पढ़ लेंगे। तो अपना ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। बिल्कुल हिमानी झा, मैं हिसार से ही हूँ, हिसार हरियाणा से। ठीक है, चलेगा, थैंक यू। मजा आ जाता है तुम लोगों को पढ़ा के यार, एक नंबर के बच्चे हो तुम। पीडीएफ साथ के साथ पहुंचा देता हूँ बेटा। बिल्कुल, मैं आज बोलता भी हूँ टीम को कि भाई पीडीएफ इन बच्चों को साथ के साथ मिलनी चाहिए। मैं जब साथ के साथ पीडीएफ, अब क्लास के तुरंत बाद जो है ना वो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ।